नमस्कार स्टूडेंट। मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका विवेक ज्ञान के इस वीडियो पे। आइए आज हम बात करेंगे बायोम, इकोटोन, एज इफेक्ट और इकोलॉजिकल नीचे के ऊपर। आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं बायोम के बारे में कि व्हाट इज बायोम। बायोम होता क्या है? तो biome, also called major life zone, the largest geographic biotic unit, a major community of plant and animal with a similar life form and environmental condition। मान के चलिए कि आपके पास एक जियोग्राफिकल जोन है जिसमें बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल वहाँ पे रह रहे हैं और उनको एक ही तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशन प्राप्त हैं और सभी को एक ही तरीके के लाइफ फॉर्म्स वहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन सभी को, यानी कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जो इस बायो जियोग्राफिकल यूनिट पे रह रहे हैं, इस एनवायरमेंटल कंडीशन पे रह रहे हैं, तो इनको हम कंबाइंड रूप से हम एक बायोम के रूप में कह सकते हैं। इट इंक्लूड वेरियस कम्युनिटीज एंड इज नेम फॉर द डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन सच एज ग्रासलैंड ऑन कॉनिफर एंड फॉरेस्ट। तो इस बायोम में कई तरीके के कम्युनिटी निवास करते हैं। जैसे प्लांट की कम्युनिटी वहाँ पे निवास करेगी, एनिमल की कम्युनिटी निवास करेगी, दूसरे तरीके के इंसेक्ट्स की या फिर दूसरे और तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पे कम्युनिटी निवास करेंगी। लेकिन वहाँ उस बायोम का नाम हम वहाँ पे जो डोमिनेंट स्पीसीज होती है उसकी कम्युनिटी के नाम पे वहाँ का बायोम का नाम रख देते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी एरिया है, वहाँ पे ग्रासेस सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो हम उसको ग्रासलैंड बायोम के नाम से जानेंगे। उसी तरीके से मान के चलिए कि किसी भी स्थान पे कोनीफेरस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम उस बायोम को कोनीफेरस फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। क्योंकि ये जो ग्रासलैंड है और कोनीफेरस है, इन्हीं के ऊपर सारे के सारे जो दूसरे स्पीसीज हैं, दूसरे स्पीसीज की कम्युनिटीज़ हैं, वो इन पर फुल्ली डिपेंड करेंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं। जैसे हमारा जो डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, बुशलैंड है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और टुंड्रा है। ये सारे के सारे अलग अलग बायोम होते हैं। जैसे डेजर्ट है तो डेजर्ट में जो डेजर्ट कंडीशन है और वहाँ पे डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करने वाले जो प्लांट है उनके कारण इस पूरे के पूरे बायोम को हम लोग डेजर्ट बायोम के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से जैसे हमने बात किया ग्रासलैंड की, बूसलैंड की हमने बात किया। यहाँ पे बूसलैंड नाम के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। उसी तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा जैसे क्षेत्र को भी हम बायोम के अंतर्गत रख सकते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इकोटोन। तो अन ये क्या होता है इसके बारे में आइए समझते हैं कि अन इकोटोन इज ट्रांजेक्शन एरिया बिटवीन टू बायोम, यानी कि दो बायोम्स हैं, उनके बीच की जो ट्रांजेक्शन एरिया होगा, उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा, उसे हम लोग इकोटोन के नाम से जानेंगे। मान के चलिए कि ये एक ग्रासलैंड है और यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, ये एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। अब ये जो ग्रासलैंड है और ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है, इन दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है या फिर ट्रांजेक्शन एरिया है, इसे हम इकोटोन के नाम से जानेंगे। इट इज़ वेयर टू कम्युनिटी मीट एंड इंटीग्रेटेड। यहाँ पे ये जो संक्रमण क्षेत्र बीच में बनती है, यहाँ पे दोनों तरीके कम्युनिटी, यानी कि ग्रासलैंड वाली कम्युनिटी और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट वाली कम्युनिटी है, दोनों मीट करती हैं और वहाँ पे इंटीग्रेटेड रूप से वहाँ पे निवास करती हैं। इट में बी नैरो और वाइड एंड इट बी में बी लोकल, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र हो सकता है या तो वाइड हो यानी कि चौड़ा हो, या फिर ये काफ़ी लोकल या रीजनल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लोकल कहने का मतलब है कि मान के चलिए कोई एरिया है जहाँ पे एक फील्ड वाला बायोम है, और फील्ड मतलब जो खेत वाला बायोम है, और दूसरा है फॉरेस्ट वाला बायोम। तो इस वाले जो यहाँ पे जो संक्रमण क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन एरिया बनेगी, तो उसे हम इस तरीके के लोकल इकोटोन के नाम से जान सकते हैं। या फिर दूसरा रीजनल इकोटोन क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई फॉरेस्ट है और कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो इन दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन एरिया होगा, जहाँ पे दोनों तरीके की कम्युनिटी, यानी कि फॉरेस्ट वाली कम्युनिटी जैसे कि जो वहाँ के जो हिरन वगैरह हैं, जंगलों में जो निवास करते हैं वो, और साथ ही साथ जो घास में, यानी कि घास में जितने तरीके के लिज़ार्ड हो गए, दूसरे इंसेक्ट हो गए, या फिर दूसरे जो शाकाहारी प्राणी जो कि घास को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सारे के सारे आपको
यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन एरिया में देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके के ट्रांजेक्शन एरिया को हम लोग रीजनल ट्रांजेक्शन एरिया या फिर रीजनल इकोटोन के नाम से जानते हैं। An ecotone may appear on ground as a gradual blending on the two communities across a broad area, or it may manifest itself a sharp boundary line। तो आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे जो दो आपको एरियाज दिख रहे हैं, दो बायोम दिख रहे हैं, तो इनका जो ट्रांजेक्शन एरिया होता है, इनका जो बाउंड्री होता है, जहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन एरिया खत्म हो रहा है वो काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी पतला होता है। यानी कि आप वहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन नहीं कर सकते कि यहाँ से ये जो फॉरेस्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फील्ड वाला लाइन स्टार्ट हो रहा है। एन इकोटोन इज अ ट्रांजेक्शन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। हम दूसरे शब्द में अगर कहना चाहें कि इकोटोन क्या होता है, तो ये दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच की ट्रांजेक्शन एरिया होती है, वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेटेड। यहाँ पे जो दोनों तरीके के जो कम्युनिटीज हैं वो मीट करती हैं और वहाँ पे इंटीग्रेटेड रूप से रहती हैं। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए रूप से वो रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। इट में बी नैरो और वाइड। और जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि ये तो सकरा हो सकता है, ये जो क्षेत्र है संक्रमण क्षेत्र है, या तो नैरो हो सकता है या वाइड हो सकता है, यानी कि काफ़ी विस्तार पूर्वक यहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अलावा हमने जो बात किया कि ये लोकल और रीजनल दोनों तरह के आपको देखने को वहाँ पे मिल जाया करेंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन में, कि इस इकोटोन का एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं। वन ऑफ दिस एग्जाम्पल इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। जैसे कि आप लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट जानते होंगे, इसका एक बहुत ही आसान और बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको इसके सहारे दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कोई समुद्र का किनारा है और इसके बगल में जो टेरेस्ट्रियल जोन होता है, तो ये जो समुद्र का किनारा है यानी कि जिसे आप बीच के नाम से जानते हैं, तो बीच और ये जो मैरीन है, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में जो आपको संक्रमण क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो इस संक्रमण क्षेत्र को हम लोग इस इकोटोन के नाम से जानेंगे। यानी कि आप इस संक्रमण क्षेत्र में, यानी कि जो मैरीन इकोसिस्टम में क्या देख सकते हो कि यहाँ छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ हो सकती हैं, बहुत सारे आपको आ, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो दिखाई दे सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा फील्ड वाले में, तो फील्ड में रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, जो दूसरे तरह के छोटे मोटे जानवर हैं वो, लेकिन आपको ये वाला जो एरिया दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि ये जो बीच का एरिया संक्रमण क्षेत्र वाला एरिया दिखाई देगा, तो ये आपको हम इसको हम मैंग्रोव के नाम से जान सकते हैं। जैसा कि हमारा जो बंगाल वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो हमारा जो एक मैंग्रोव वन बनता है जिसको सुंदरी वन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इस सुंदरी वन या मैंग्रोव वन में आप देखोगे कि आपको मैरीन और फील्ड या फिर टेरेस्ट्रियल एरिया में रहने वाले दोनों तरीके के जीव जंतु और पेड़ पौधे आपको इस ट्रांजेक्शन एरिया में दिखाई देंगे। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं इस इकोसिस्टम के। और एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये ग्रासलैंड जो होता है, ग्रासलैंड भी एक बहुत ही अच्छा इकोटोन का एग्जाम्पल माना जा सकता है। जैसे ये जो डेजर्ट और जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, यहाँ मान के चलिए कि एक डेजर्ट का इलाका है और दूसरी तरफ एक फॉरेस्ट का इलाका है, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रासेस ज़्यादा डोमिनेंट रूप में से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ पौधे और जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे वो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों तरीके के जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एस्चुरी है वो भी एक तरीके का इकोटोन है जिसमें आपको फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों तरीके के जो प्राणी हैं वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो रिवर बैंक और मार्श लैंड होते हैं, ठीक है, मार्श लैंड हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे ड्राई लैंड और वेट लैंड दोनों एक साथ कंबाइंड रूप से आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ उस एरिया को हम लोग मार्श लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक इकोटोन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यहाँ पे एक चित्र में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए एक टेरेस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं जैसे मछलियाँ हो गई, इसके अलावा जो मेढक हो गए, कछुए हो गए, बतख हो गए, ठीक है, और इसके अलावा जो इधर यानी कि जो आपके जो खाली जगह है टेरेस्ट्रियल एरिया में जो रहते हैं उस तरीके के जो जीव जंतु हैं, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो मेढक होते हैं
इसके अलावा जो कछुए भी यहाँ जा सकते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया में। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, संक्रमण क्षेत्र है, वहाँ पे आपको दोनों तरीके के यानी कि मैरीन में रहने वाले और टेरेस्ट्रियल एरिया में रहने वाले दोनों तरीके के प्राणी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे एरिया को हम एक अच्छा ट्रांजिशन एरिया या फिर इकोटोन बोल सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो कि एक लैक हैबिटेट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फॉरेस्ट हैबिटेट है। दोनों के बीच का एक एरिया है जो कि एक ट्रांजेक्शन एरिया बना रहा है। तो इन ट्रांजेक्शन एरिया में आपको दोनों तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और इस एरिया को हम लोग बोलेंगे मार्शलैंड हैबिटेट। As it is a zone of transition, it has condition intermediate to the adjacent ecosystem, hence it is zone of tension. अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन एरिया आपको देखने को मिलता है, तो इस ट्रांजेक्शन एरिया में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राणियों की संख्या होती है यानी कि पेड़ पौधों की संख्या और साथ में जीव जंतु और दूसरे तरीके के जो इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ज़्यादा अगर वहाँ पे देखने को मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे जो कंपटीशन है या प्रतियोगिता है वो ज़्यादा तीव्र होगी, ज़्यादा अधिक होगी। इस वजह से वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, तनाव बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इस एरिया को, जिस एरिया में ट्रांजिशन होता है, उस एरिया को हम जोन ऑफ टेंशन के नाम से भी जानते हैं। Usually the number of population density of the species of an outgoing community decreases as we move away from the community or ecosystem. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ का जो नंबर है और वहाँ की जो स्पीसीज है उसकी कम्युनिटी हम डिक्रीज कर सकते हैं अगर वहाँ पे जो कम्युनिटी है या इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा क्या हो कि मूव आउट होने लगे। ठीक है, मान के चलिए कोई ट्रांजेक्शन एरिया है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा कि जो कमज़ोर तरीके के जो जो वहाँ पे जीव जंतु हैं या कम्युनिटी हो वो क्या करती है, धीरे धीरे वो वहाँ से उनकी जो संख्या है वो डिक्रीज होते चली जाती है। और जो थोड़े से मजबूत होते हैं, जो अपने आप को उस वातावरण के प्रति ढाल लेते हैं, उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है एज इफेक्ट। कि एज इफेक्ट क्या है, कि इन इकोलॉजी एज इफेक्ट refer to the change in population or community structure that occur at the boundary of two habitat। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दो इकोटोन्स हैं या हैबिटाट हैं, तो इन दोनों की जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन एरिया बन रही है तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं, तो इन बाउंड्रीज को हम लोग एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। एज मतलब आप लोग जानते हो कि किनारा जो एरिया होता है। Sometimes the number of species and population density of some of the species in ecotone is much greater than either community. This is called age effect। तो क्या होता है कि ये जो इकोटोन वाला इलाका है, इकोटोन के मतलब आप लोगों ने समझ लिया है कि इकोटोन होता क्या है। कि जैसे ये मान के चलिए कि ये ग्रासलैंड है, ये फॉरेस्ट है, तो ये और यहाँ पे क्या है, बीच में एक यूकोटोन या फिर एक ट्रांजेक्शन एरिया है। तो इस ट्रांजेक्शन एरिया में इसका ये एज है और इधर का ये एज है। तो इन एज के बीच में जो पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी की जो नंबर होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी इस एरिया और इस एरिया के मुकाबले। ठीक है, तो इसी को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ कि एज के प्रभाव से इकोटोन वाले क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है या फिर नंबर ऑफ कम्युनिटीज हैं वो ज़्यादा होंगी अपने जो प्रॉपर प्लेस है यानी कि ग्रास वाला प्लेस और फॉरेस्ट वाला प्लेस उससे अधिक होंगी। तो इस एज के प्रभाव से जो पॉपुलेशन हमको ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसे ही हम एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं। द ऑर्गेनिज्म which occur primarily or most abundantly in this zone are known as age species। और इस एज इफेक्ट के अंतर्गत जो भी आपको ज़्यादातर प्राइमरली या फिर बोलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा नंबर में जो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल रही है उसे हम एज स्पीसीज के नाम से जानेंगे। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड। अब देखिए जहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वहाँ पे बर्ड्स के ऊपर ये जो एज इफेक्ट है सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन द मिक्स हैबिटाट ऑफ द इकोटोन बिटवीन इन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट।
अब आपने देखा होगा कि कोई एरिया है जहाँ पे मान के चलिए कि कोई लेक है या फिर कोई रिवर है और इसके बगल में एक क्या है, ग्रासलैंड है। तो यहाँ पे जो एक इकोटोन एरिया बनेगा, वहाँ पे आपने हमेशा देखा होगा कि जो बर्ड्स की जो संख्या है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे ही जगह पे हम क्या बनाते हैं, बर्ड सेंचुरी पार्क की स्थापना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा बर्ड्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए एक अनुकूल कंडीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे इनको खाने के लिए इस ग्रास लैंड से पर्याप्त मात्रा में इंसेक्ट्स मिल जाते हैं, दूसरे तरीके के छोटे मोटे सीड्स देखने को मिल जाते हैं, तो इनके खाने का व्यवस्था हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप पानी है, लेक है या फिर रिवर है, तो उस लेक में उनको पानी की व्यवस्था हो जाती है, साथ ही साथ जो छोटे मछली होती है उनको खाना हो तो उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे हो जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में ये जो ट्रांजेक्शन एरिया होता है, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एज इफेक्ट का जो प्रभाव है, ये सबसे ज़्यादा बर्ड्स के ऊपर हमको देखने को मिल सकता है। तो इन इकोलॉजी, एज इफेक्ट आर चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर that occur at the boundary of two or more habitat. Areas with the small habitat fragment exhibit especially pronounced as effect that may extend throughout the range. तो अगर हम इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी में बात करें कि एज इफेक्ट क्या है, तो एज इफेक्ट का मतलब अब मैंने आपको समझा दिया है। और इस एज इफेक्ट की वजह से पॉपुलेशन या फिर जो कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मान के चलिए कि ऐसा इकोटोन कहीं पे बन गया, जिसके मैंने बात की कि ये वाला जो लेक वाला एरिया था, ये वाला जो ग्रासलैंड वाला एरिया था, तो यहाँ पे जो दूसरे तरीके के बर्ड्स हैं, जो प्रवासी बर्ड्स होते हैं या फिर दूसरे एरिया से जो बर्ड्स आते हैं, वो यहाँ आके रहने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि पहले रहने वाले जो बर्ड्स या फिर छोटे छोटे जो दूसरे प्राणी थे वो यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो नए बर्ड्स आए हैं वो नई कम्युनिटी वहाँ पे स्थापित करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर होता है वो हमको चेंज दिखाई देता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एज इफेक्ट हम बोल कैसे रखते हैं कि मान के चलिए कि एक वुडलैंड ये है, दूसरा वुडलैंड ये है, दो प्रकार के वुडलैंड हमको देखने को मिल रही हैं। इसमें एक वुडलैंड में हमको क्या देखने को मिल रहा है, कोनीफेरस टाइप के जो जीव हैं, और दूसरे प्लांट्स हैं, और दूसरे में जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, कैनोपी लाइक प्लांट्स होते हैं, है ना, जो कैनोपी बनाते हैं। तो इन दोनों का यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एस देखने को मिलेगा, और बीच में एक कॉरिडोर देखने को मिलेगा। तो ये जो बीच का एरिया है ये क्या है, ट्रांजेक्शन एरिया है। तो यहाँ पे इस एरिया के भी आपको प्राणी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो दूसरा वाला वुडलैंड है वहाँ के भी पेड़ पौधे और जीव जंतु आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, अब एज इफेक्ट के बाद हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल नीचे के ऊपर कि ये इकोलॉजिकल नीचे होता क्या है। तो इकोलॉजिकल नीचे इज टर्म फॉर द पोजीशन ऑफ स्पीसीज विद इन इकोसिस्टम डिस्क्राइबिंग बोथ द रेंज ऑफ कंडीशन नेसेसरी फॉर द परसिस्टेंट ऑफ द स्पीसीज एंड इट्स इकोलॉजिकल रोल इन इकोसिस्टम। अब मान के चलिए कि कोई एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे एक ऐसा प्राणी है जो कि बाकी के सारे जो स्पीसीज हैं या फिर कम्युनिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि वो काफी ज्यादा वहां पे क्या कर रहा है, डोमिनेंट रोल भूमिका या फिर डोमिनेंट रोल अपना निभा रहा है, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा उस इकोलॉजिकल कंडीशन में या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन में है। तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम लोग इकोलॉजिकल नीचे के नाम से जानते हैं। इकोलॉजिकल नीचे सब sums all the interaction between a species and the biotic and abiotic environment and thus represent a very basic and the fundamental ecological concept। तो ये जो इकोलॉजिकल नीचे होता है, तो इसमें जो स्पीसीज होता है उसका इंटरेक्शन सभी तरीके के स्पीसीज में और सभी तरीके के जो बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट है उनसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि इकोलॉजिकल नीचे में हम उसी स्पीसीज को रख सकते हैं जो कि क्या करता हो, इन सभी चीजों से इंटरेक्शन करता हो। The tentative definition presented above the indicate the concept of niches has two sides which are not so tightly related. One concern the effect environment has one species and the other effect is species has on the environment। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आपको जो टेंटेटिव डेफिनेशन देखने को मिलता है ना, तो ये क्या इंडिकेट करता है, नीचे को कैसे इंडिकेट करता है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये दो तरीके से रिलेटेड होता है इन्वायरमेंट से। फर्स्ट वन इज वन कंसर्न द इफेक्ट इन्वायरमेंट हैज ऑन अ स्पीसीज, यानी कि जो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो स्पीसीज पे दिखाई देता है। और दूसरा
कि अदर द इफेक्ट अ स्पीसीज हैज ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि जो स्पीसीज है उसका इफेक्ट किस तरीके से इन्वायरमेंट पे दिखाई दे रहा है। तो each species occupy a niche in the community. A niche is the role of species play include the type of food it, where it lives, where it reproduce and its relationship with the other species. तो नीचे क्या है? नीचे एक स्पीसीज में हम नीचे को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो नीचे तब होगा कि अ नीचे इज रोल द स्पीसीज प्ले, यानी कि वो उस पर्टिकुलर जो एरिया है या फिर इन्वायरमेंट है वहाँ पे वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एंड इंक्लूड द टाइप ऑफ फूड इट इट, या और वो वहाँ पे क्या खा रहा है, वेयर इट लिव वो कहाँ पे रह रहा है, वेयर इट रिप्रोड्यूस और वो कहाँ पे निवास कर रहा है, एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर स्पीसीज, और उसका ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है इसका बाकी दूसरे स्पीसीज के साथ कैसा रिलेशनशिप है। इन सभी चीज़ों को हम मिला के क्या बोल सकते हैं कि एक ये नीचे होता है या इकोलॉजिकल नीचे होता है। जैसे मान के चलिए कि जो नीचे है उसका क्या होगा कि उसके बहुत सारे रोल हैं। अगर हम सामान्य तौर पर बात करें कि नीचे होता क्या है, तो नीचे एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसके एक रोल ना होके बहुत सारे रोल होते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं एक बार्किंग ट्री फ्रॉग का, ठीक है। ये एक फ्रॉग होता है जिसको अगर वो टर्राता है तो उसकी आवाज़ एक किसी कुत्ते की तरह आती है, इसलिए इसको हम बार्किंग ट्री फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं और ये ज़्यादा पेड़ पौधे में रहता है। तो देखिए ये किस तरीके से अपना नीचे वाला जो अफेक्ट है वो किस तरीके से दर्शा रहा है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में। जैसा पहला आप देख पाओगे कि ये है हैबिटाट, तो ये किस हैबिटाट में रह रहा है, ये आपको वुडेड रीजन हैबिटाट में देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको वहां पे ये दिखाई पड़ रहा है कि किस रीजन में रह रहा है, वुडेड रीजन में रह रहा है या फिर वेटलैंड रीजन में रह रहा है। अब इसका बिहेवियर अगर आप देखें तो बिहेवियर इसका कैसा है कि वुडेड ऑप्टेन फाउंड इन ट्रीज। अब इसका हम क्या देखते हैं कि ये वाला नीचे कैसा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है कि इसका जो बिहेवियर है वो आपको कैसा है कि ये ट्री में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि ट्री के ऊपर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। कैन ब्यूरो बार्किंग कॉल अट्रैक्ट मेट्स, और इसको जब भी रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बार्किंग का इस्तेमाल करता है, यानी कि थोड़े से जो मैंने कहा था कि इसके अगर टर्राने की आवाज़ जो होती है वो कुत्तों की तरह होती है, तो वो काम ये जो अपोजिट सेक्स हैं उसको क्या करता है मैं अट्रैक्ट करने के काम में लाता है। अब ये खाता क्या है, यानी कि ये स्मॉल इंसेक्ट को खाता है, तो यहाँ पे भी इसका एक अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वहाँ के वो इंसेक्ट्स को क्या कर रहा है, थोड़ा सा उनकी जो संख्या है उनको थोड़ा डिटरमाइन कर रहा है। इटन बाई बर्ड्स स्नेक रैकून्स, अब ये दूसरों का खाना भी है, ये दूसरों को खाता है तो दूसरों के लिए खाना भी है। जैसे बर्ड्स है, स्नेक है, रैकून्स है, तो इन सब के लिए भी ये खाना है, तो इसका भी एक यहाँ पे एक अलग आपको रूप देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, तो ये क्या करता है, लिमिट इंसेक्ट्स, ये क्या करता है कि जो इंसेक्ट की जो संख्या है इनको लिमिट करने का काम करता है एरोसॉल। साथ ही साथ जो सॉइल्स हैं, है ना, तो उसमें क्या करता है, उसमें एरेशन का भी काम करता है, क्योंकि अंदर बाहर ज़्यादा जाता रहता है सॉइल के, तो जिससे क्या होता है कि सॉइल में जो पोर्स हैं, एयर पोर्स हैं, वो आसानी से खुल जाते हैं। सर्व एज फूड सोर्स, और साथ ही साथ जो हमने बर्ड्स स्नेक और रैकून्स की बात की तो इनके लिए एक फूड सोर्स के रूप में भी ये काम में आता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न होने पे कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।